हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। बच्चों आज पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों बड़े प्यार से कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर। तो देखो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपनी लाइफ में मैटर करती हैं, बट आपको जान के अफसोस होगा बच्चों कि वो मैटर नहीं है साइंस के हिसाब से। ऐसा क्यों सर? देख लो, वो देख लो, अभी आपको पता चल जाएगा वो क्यों नहीं। तो देखो मैटर क्या होता है साइंस के अकॉर्डिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है बच्चों। क्या होता है? मास, यानी कि वॉल्यूम कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर लेती है, उसको बोलते हैं मैटर। जैसे कि अभी तुम बैठे हुए हो टेबल पर, टेबल क्या है? मैटर, क्योंकि इसका मास भी है, उसको उठाओगे तो मास है ना उसका। या फिर ऐसे ही फूक से उड़ा दोगे उसको, नहीं उड़ा पाओगे ना, उसका मास है कुछ ना कुछ। वैसे तो फूक से भी उड़ा देते हो ना जिन चीज़ों को, जैसे कागज का टुकड़ा, उसका भी मास होता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, वो मास बहुत कम ऊपर होता तो है रे बच्चे। उसके बाद आती है चेयर। चेयर भी क्या है? मैटर, जिस पे तुम बैठे हुए। नहीं सर हम तो सो के पढ़ रहे हैं, सो के मोबाइल में देखते देखते। अच्छा इतने आलसी बच्चे हो तो फ़ोन में तो देख रहे हो ना वीडियो, तो ये फ़ोन क्या हो गया? मैटर। लैपटॉप में देख रहे हो, चलो मान लो, नहीं सर हम तो लैपटॉप में देख रहे हैं, तो लैपटॉप भी क्या हो गया? मैटर। फिर आता है वॉच। वाटर भी क्या है? वाटर क्या है? जिसको पानी बीच बीच में पी के पढ़ रहे हो ना तुम, पानी पी के पढ़ रहे हो ना, वो भी क्या है? मैटर है, पानी भी। एयर, जिसमें तुम सांस ले रहे हो, हवा में सांस ले रहे हो ना, वो भी क्या है? मैटर। मिट्टी, चीनी, दूध यानी कि सैंड, और ये अपना चीनी यानी कि शुगर, यानी कि दूध यानी कि मिल्क। इन एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं तुम्हें? एयर में मिल रही है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें भी क्या? मैटर हैं। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम की फॉइल देखिए ना, जिसमें रोटी लपेट के जाते हैं, रख देते हैं, वो क्या है? एल्यूमिनियम की फॉइल, वो भी क्या? मैटर। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में जो भी चीज़ें तुम्हें आसपास दिख रही है ना, सबको एकदम एक लाइन से लिख दो कि वो मैटर है। पर अब देखो, एक ये दिल टूट जाएगा तुम्हारा। क्या टूट जाएगा? दिल टूट जाएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ना नहीं जुड़ ना पाया। तो बच्चों तुम जुड़ जाओगे वैसे। एक चीज़ है बस, थोड़ा सा शौक लगेगा तुम्हें कि थिंग्स विच इज़ नॉट मैटर। तो देखो लव आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, प्यार बहुत मैटर करता है ना, पर अफसोस की बात साइंस इसको मैटर नहीं मानता, क्योंकि इसका कोई वजन नहीं होता ना। जैसे प्यार करने से पहले तुम्हारा वजन था 41 kg, तो ऐसा नहीं होगा कि अब लव हो गया ना, लव लव के बाद तुम्हारा वेट हो जाए 41.2 kg, ऐसा नहीं होता। लव हो चाहे लव ला हो, वेट रहेगा 41 kg। तो साइंस क्या कह रही है कि ये मैटर नहीं है। अफेक्शन, किसी के लिए अफेक्शन हो, मतलब किसी को अफेक्शन होता है ना किसी किसी के लिए, वो भी क्या? मैटर नहीं। किसी से हेट हो जाए तो मैं हेट, आई हेट यू, तो हेट हो जाए तो वो भी मैटर नहीं। गुस्सा आ जाए, गुस्से से पहले तुम्हारा वजन अलग हो जाए, गुस्से के बाद अलग हो जाए, ऐसा होता है क्या? ना 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 ना। थॉट, थॉट मतलब थॉट आ जाए आपको, कोई विचार आ जाए, आप बैठे हुए हो, वाह वाह, बैठे हुए हो और अब बैठे बैठे ख्वाब ले रहे हो कि मैं 12th में ले लूँगा बायोलॉजी, उसके बाद प्रिपरेशन करूँगा और उसके बाद बन जाऊँगा क्या? उसके बाद मैं बन जाऊँगा डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए कोचिंग करने जाऊँगा मैं अननोन एंड साइंस में। बच्चों हमारा जो बेसिक जो काम है अननोन एंड साइंस में, देखो अननोन एंड साइंस तो आपके लिए अभी 9th-10th के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया, बट बेसिकली जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, तो 11th-12th के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप आओगे अननोन साइंस में कोचिंग लेने के लिए, वहाँ से कोचिंग लूँगा और सर से कोचिंग लेने के बाद 1 साल में ही नीट फोड़ दूँगा, फोड़ फाड़ के सीधा चला जाऊँगा नीट की मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहाँ से डॉक्टर बन के बाहर निकलूँगा। ऐसा थॉट आ गया तुम्हारे अंदर। पर थॉट आने से बच्चों, उसके ना तो थॉट का कोई क्या होता है? वेट, और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वो स्पेस कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है दिखा सकते हो क्या अपने ब्रेन में? ये रहा सर इसने पूरा मेरा दिमाग घेर रखा है, पर बच्चों दिखा दोगे क्या? मुझे बता दो कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं बता सकते ना। इसलिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है। आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वो भी मैटर नहीं है। मैनर्स, ये सारी चीज़ें जो कि आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि ये मेरी लाइफ में सर बहुत मैटर करती है, ये मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है। कौन? ये प्यार, व्यार। तो बच्चों प्यार व्यार तो सब ठीक है, बट ये मैटर नहीं है। बड़े अफसोस के साथ सूचित किया जाता है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है। ओके नाउ, तो देखते हैं मैटर किससे मिलके बने हुए होते हैं। मैटर किससे मिलके बने होते हैं? तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है बड़े छोटे छोटे, टाइनी यानी कि छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कैसे? छोटे पार्टिकल से। तो देखो पहले ऐसा माना जा रहा था, पहले सब लोग आइडिया दे रहे थे कि मैटर हो सकता है कि मैटर कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि क्या बोलते हैं उसको, कि मैटर ऐसा बल्क हो सकता है, यानी कि कंटिन्यूस सीड की फॉर्म में हो सकता है।
ऐसा हो सकता है इस कंटिन्यूस हीट। फिर बाद में आइडिया लगा हो सकता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाओ। बाद में जो लास्ट में कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन इवन बाई पावरफुल माइक्रोस्कोप। और इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है कि इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ट्रिकी है, एकदम ट्रिकी। इनको देख नहीं सकते तुम पावरफुल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तरह से देखा जाए तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है मैटर को, कैसे पहचानोगे कि मैटर है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और पार्टिकल के मैटर के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल के मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल के मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह बैठने में इनको चैन नहीं पड़ता तुम्हारी तरह। तुम जाते हो ना इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से इधर, एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाते हो ना। कभी बैठोगे मोबाइल में वीडियो देखना स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद मम्मी पानी, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी नहीं ला रही, मम्मी ने डांट दिया, चल दिए खुद ही, मैं जा रहा हूँ मम्मी जरा बाहर घूम के आ रहा हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ जरा यहाँ जाके आ रहा हूँ, वहाँ जाके आ रहा हूँ। तो यही चलता रहता है ना, मतलब इधर से उधर। तुम्हारी तरह ये मैटर भी, ये इनकी पार्टिकल भी एक जगह बैठ नहीं सकते, इधर से उधर भागते रहेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो ना बच्चों। जैसे तुम्हारा उससे अट्रैक्शन है, अनिल का अट्रैक्शन है कौन किससे, अनिला से। अनिला नहीं, इसका नाम रखते हैं अपन, क्या रखे नाम यार, प्रत्युषा से। ऐसे अट्रैक्शन होता है ना तुम्हारा। तुम पार्टिकल मैटर एकदम तुम्हारी तरह ही है। तुम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ऐसे ही मैटर के पार्टिकल भी छोटे छोटे, ठीक है। इनके बीच में स्पेस होता है। चलो स्पेस वाली बात तुम्हारे लिए लागू नहीं होती, तुम्हारे बीच में स्पेस नहीं, तुम्हारे बीच में अट्रैक्शन है, समझ गए। स्पेस वाली बात नहीं, मैंने इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, चौथी पांचवी, ऐसे करके मूव कर रहे हैं। और पार्टिकल के मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनको आप देखते हैं कैसे, इन सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है ना 4, इनको अपन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक गिलास में पानी भरा, एक चुटकी कलर की कीमत तुम क्या जानो। अनिल बाबू, अभी नाम लिखा था ना एक लड़के का, अनिल, जो कि अट्रैक्ट हो रहा था किससे, अनिला से, नहीं प्रत्युषा से, शमशरी। तो ये जो मैटर के पार्टिकल है वो छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे एकदम छोटे मोटे बनने है ना। तो यहाँ पे रखे हुए तुमने एक चुटकी डाला ना इसमें कलर, तो ये कलर जल्दी से पूरे में स्प्रेड हो गया। इसका मतलब क्या था कि जो कलर था वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, और इसीलिए ये कलर डाला तो ये कोने में थोड़ा सा, और इसने पूरे पानी को क्या बना दिया, रंगीन। इसकी दुनिया रंगीन कर दी। ऐसा हो गया। देखो इसमें से 90% कलरफुल पानी बाहर निकाल लो, और इसमें बाकी जो 90% बाहर निकाला है उसको नॉर्मल पानी से भर दो, जो कि कलर लेस है नॉर्मल पानी से, तो वो भी कलरफुल हो जाएगा। ऐसे ही वापस 90% निकाल के वापस नॉर्मल पानी भर दो। तो ऐसे करते जाओगे ना तो बहुत टाइम तक ये पार्टिकल्स उसको कलरफुल बनाना हो सकता है नहीं होगा। कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब ये ज़्यादा नीला दिख रहा है अभी, और उसके बाद धीरे धीरे कम नीला दिख जाएगा, पर ये बहुत टाइम तक नीला नीला दिखता रहेगा। इसका मतलब जो इसके पार्टिकल हैं बहुत छोटे छोटे बने होंगे ना, तभी तो ये छोटे छोटे पार्टिकल वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसमें पूरे पानी में, और उसको कलरफुल बना देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया उसने दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो यहाँ पे कलर की जगह सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इमेजिन कर लो। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नर में एक क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसकी वजह से पूरा पानी कलरफुल हो गया। इसके बाद उन्होंने 90% निकाला, फिर नॉर्मल पानी भर दिया, तब वापस कलरफुल हो गया। फिर वापस 90% निकाले, वापस भर दिया दोबारा। तो हो क्या रहा है, मेनली ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक छोटा सा क्रिस्टल था ना, ये सिर्फ क्रिस्टल नहीं था। यदि सिर्फ क्रिस्टल की फॉर्म में होता तो ये जाके नीचे बैठ जाता और कलरफुल नहीं कर पाता पानी को, बट ये क्या था, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। इसीलिए ये जैसे इसमें गया घुला, और ये छोटे छोटे पार्टिकल इससे अलग हो गए, और जैसे ही अलग हो गए जो छोटे छोटे पार्टिकल ने पूरे पानी को कलरफुल बना दिया पोटेशियम परमैंगनेट के। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस इसके देखते हैं ये कैसे होता है। एक गिलास में पानी भरा है और तुमने इसको मार्क कर लिया कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब तुमने इसमें डाली चीनी रहने दो यार, तुम चीनी नहीं चीनी डालो यार, तुम बहुत स्वीट बच्चे हो ना, स्वीट वैसे तो मैं नमक डलवा देता अभी पानी में, पर तुम बहुत स्वीट बच्चे हो तो इसमें डालो चीनी, शुगर डालो, शुगर डालो इसमें। अब शुगर डाली तुमने इसमें, माना कि 1 चम्मच शुगर डाल दी। अब इसको पानी में मिला दिया, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शुगर हो गई गायब।
तो गायब हो गई, मतलब ये शुगर के जो पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसमें पानी में अंदर जाके ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। तो एक तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ने फुलफिल कर दी, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी उसकी मैटर की कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जैसे चीनी इसमें गई तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, इसीलिए वो दिख नहीं रही ना, अभी पूरी डिसअपियर हो जाती है ना, पानी घोल देते हो तो, पानी में घोल देते हो चीनी तो डिसअपियर क्यों हो जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई ना। ठीक है, ये बात तो तुम्हारी मैंने मान ली। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है उसकी कि मैटर के पार्टिकल के बीच में होता है स्पेस, यानी कि जो पानी के पार्टिकल है ना, पानी भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पानी के H2O के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है पानी पूरा। अब देखो H2O यानी पानी हो गया ना, अब पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता तो जैसी चीनी डालते तो इस वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि यदि इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो पानी का लेवल चीनी डालते बढ़ता, पर ऐसा नहीं होता। जैसी चीनी इसमें पूरी तरह से मिल जाती है, पानी का लेवल वहीं की वहीं रहता है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे यही बात प्रूव होती है बच्चों कि जो पानी के पार्टिकल है ना उनके बीच में स्पेस था और उन स्पेस में जाके चीनी बैठ गई ना। यदि उस स्पेस में जाके चीनी बैठ गई है तो इसका मतलब अब वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ा ना। इससे यही प्रूव हुआ कि चीनी इसमें जाके इनके पार्टिकल के बीच में जाके बैठ गई, पानी के पार्टिकल में जाके बीच में जाके चीनी बैठ गई, तो वाटर लेवल कांस्टेंट रह गया, मतलब ऊपर नहीं गया। समझ रहे हो बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ, पानी के जो लेवल है ऊपर नहीं गया, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था, और स्पेस में जाके चीनी फिट हो गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ से प्रूफ हो गई कि इनके बीच में स्पेस होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, एक जगह नहीं रहते, ये तुम्हारी तरह ही यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ मूव करते रहते हैं। देखो इसका एग्जांपल, यदि एक कॉर्नर में जाके तुम अगरबत्ती यानी कि इंसेंस जिसे बोलते हैं जला दो तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि नहीं हो जाती। यदि इस कॉर्नर पे जलाइए तो दूसरे कॉर्नर तक भी स्मेल पहुंच जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है ना, यहाँ से जो धुआं निकलेगा ना, तो जो पार्टिकल हैं वो एयर में मिक्स होकर और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ऐसे ही स्प्रे एक कॉर्नर पर आपने ऑन किया तो दूसरे कॉर्नर पर उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है रूम स्प्रे की। तो इससे भी क्या प्रूव हुआ, उससे भी यही प्रूव हुआ कि इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड देखो इन्होंने क्या किया है, समझ रहे हो ना, समझो बच्चों, ये इन्होंने क्या किया, जिसके पार्टिकल्स मूव हो गए एक दूसरे की नाक तक यानी कि नोज तक पहुंच गए और इनको आ रही है स्मेल, बदबू, ची। थर्ड तीनों प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, चौक है, इसको हाथ से तोड़ोगे टूट जाएगा। आइस क्यूब हाथ से तोड़ोगे टूटेंगे क्या, नहीं टूटेंगे। थर्ड है एल्यूमिनियम के ब्लॉक को हाथ से तोड़ोगे टूट जाएगा, क्या टूटेगा, पर आपका हाथ टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा बच्चों। तो इन तीनों से क्या प्रूव होता है कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, इसी की वजह से तो इनको तोड़ने में फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि इनके इंटरनल फोर्स को ओवरकम करके और उसको तोड़ दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक्स यहाँ आयरन के ब्लॉक मान लो, इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तभी ये टूट नहीं रहे। हाथ टूट जाएगा पर ये नहीं टूटेंगे। आइस क्यूब में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है बट इन ब्लॉक से कम है। थर्ड चौक के बीच में इस आइस क्यूब से भी कम है, क्योंकि ये और इजीली टूट जा रहा है, एकदम इजीली टूट रहा है ना, तो इसमें जो स्पेस है वो और कम है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन फोर्स वेरी करता है, मतलब किसी में कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, किसी में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे अनिल और प्रतीक्षा के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था, हो सकता है कोई दूसरा का बल हो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो, यानी कि वो डिपेंड करता है अलग अलग मैटर पे, अलग डिपेंड, वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डिपेंड करता है वो सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तो ये मान के चलो कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन, एक टर्म है बीच में, बस इसको पढ़ लो, डिफ्यूजन होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल बाई इट्स ओन, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल का अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया है, अभी तुम्हें पता नहीं पर कौन सा एग्जांपल, जैसे मैंने पानी में कलर डाला था ना अभी, तो पूरा पानी कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, तो मैं कुछ करना पड़ा गया उसके लिए, नहीं करना पड़ा, बस एक कॉर्नर में कलर डालो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इंटरमिक्सिंग हुई ना डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल की, किसके पार्टिकल की, एक तो पानी के पार्टिकल, दूसरे कलर के पार्टिकल, एक दूसरे में क्या हुआ, इंटरमिक्स हुए। कैसे, अपने आप, आपको कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, एक दूसरे में अपने आप इंटरमिक्स हो गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस किस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है। अब देखो ये प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है, ये प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है, कौन सी, ये प्रॉपर्टी जो है डिफ्यूजन है ना, किस मैटर जो है ना उसकी कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, तो मूवमेंट पे डिपेंड करेगी, मूवमेंट यानी कि मोशन पे।
यदि ये पार्टिकल मोशन नहीं करेंगे, एक जगह पे पड़े रहेंगे, तो डिफ्यूजन होगा क्या? कभी नहीं होगा, यानी कि इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मोशन पे। अच्छा, डूब जाऊँ तेरी आंखों की ओशन में, स्लो मोशन में, तो स्लो मोशन में मतलब यानी कि मोशन पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कौन? डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूज़न बढ़ता जाता है। इसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल तो मैंने अभी एक दे दिया था कलर वाला। दूसरा हो गया परफ्यूम की बोतल को ओपन करोगे तो उसकी स्मेल भी स्प्रेड हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं वो और एयर के पार्टिकल एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होके और एयर इसको अपने ऊपर लेके और दूर तक चली जाती है। दूर तक चली जाएगी तो उसकी स्मेल दूर तक पहुँच जाएगी। अब देखो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर डिफ्यूजन बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि गर्मा गर्म खाना, स्कूल से तुम आए, गेट पे पहुंची, हाँ हाँ क्या बात है, टोफू की सब्जी, ओहो क्या बात है, टोफू की सब्जी बनी है, हाँ हाँ आज तो राजमा बना हुआ है। ये तुम्हें दूर से ही पता चल जाएगा यदि खाना भी बन रहा है। बट तुम लेट पहुंचे और लंच पे नहीं गए, डायरेक्ट इवनिंग में जा रहे हो घर पे, स्कूल से छुट्टी होने के बाद ही जा रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अंदर जाके पता चलेगा, किचन में एकदम पास जाके उसको स्मेल देखोगे ना तभी पता चलेगा कि ये खाना बना है। दूर से पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है और इसकी स्मेल दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगी? जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हुआ, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ी, तो स्मेल दूर तक पहुँच गए रहे बच्चे। अब देखते हैं मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर की जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और दो अलग हैं, वो है मैटर की स्टेट जिनके बारे में अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम देख लें। नाम तेरा नाम रख लिया। प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दोनों को भी देखेंगे। पर पहले देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। ये तो ईजी है, इनको तो हम जानते ही हैं। देखते हैं वैसे क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी एंड गैस की प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं शेप। तो देखो, सॉलिड की शेप होती है फिक्स। एल्यूमिनियम का ब्लॉक था ना, अभी देखा था, वो क्या था? सॉलिड था। आइस क्यूब क्या था? जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता तब तक तो वो सॉलिड ही है ना, वो भी सॉलिड था। चौक क्या था? वो भी सॉलिड था। तो इनकी शेप फिक्स थी ना, जैसे चौक का टुकड़ा था ऐसे शेप का था सिलेंड्रिकल, आइस क्यूब ऐसे क्यूब शेप का था, ठीक है। एल्यूमिनियम का ब्लॉक क्यूबर्ड था, यानी कि वो क्यूबर्ड शेप का था। तो शेप कैसी? फिक्स्ड है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? जिसमें मिलाया उसके जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बर्तन में पानी को डाल दोगे उसकी शेप ले लेगा। यदि वो सिलेंड्रिकल बर्तन में भरा हुआ है तब तक सिलेंड्रिकल शेप है, कॉनिकल बर्तन में भरा हुआ है तो कॉनिकल शेप है, और दूसरे किसी टाइप के शेप में भर दोगे तो उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। यानी कि इसका लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं होता। उसका शेप क्या होता है फिर? उसका शेप वही होता है जिसमें वो भरा हुआ है। समझ रहे हो ना? कोरा कागज़ होता है ये बच्चे, आपकी तरह कोरा कागज़ होता है। आप में जो लिख दिया जाएगा वो आपके ऊपर लिख जाएगा। जैसे फ्रेंड्स के साथ आप रहोगे वैसे बन जाओगे, क्योंकि आपकी भी शेप फिक्स नहीं है बच्चों। शेप तो फिक्स्ड है आपकी, बट मेंटल शेप फिक्स नहीं होती बच्चों की, धीरे धीरे डेवलप होती है वो। आप जैसे बच्चों के साथ रहोगे वैसे आप बन जाओगे, जैसे आप काम करोगे वैसे आप बन जाओगे। आपकी तरह ही है लिक्विड की तरह ही हो आप। समझ रहे हो? मतलब इनकी शेप फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में डाल दिया वैसे बन जाएंगे। गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। सिलेंडर में भर दिया तो सिलेंडर जैसी, रूम में भर दिया तो पूरे रूम को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, रूम जैसी शेप। यानी कि इनकी भी कोई शेप फिक्स नहीं होती। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी, सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है ना। जैसे सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या था? πr²h। इसका यदि ये क्यूब है तो a क्यूब। समझ रहे हो ना बच्चों? यानी कि इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, भले ही आपने इस वाले में इस सिलेंड्रिकल शेप में भरा है या कॉनिकल शेप में भरा है। यदि वॉल्यूम यहाँ से जो निकलेगा, जैसे यहाँ से वॉल्यूम निकला πr²h, तो यहाँ से जो वॉल्यूम, जैसे वाटर यहाँ तक भरा हुआ है πr²h से जो वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, तो इसको भले ही इसमें आप डाल दो तो शेप तो चेंज हो गई। अब ये सिलेंड्रिकल से क्यूबिकल हो गया, पर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू निकालोगे ना वॉल्यूम की, वो सेम आएगी। यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का, एक जगह से दूसरी जगह पर लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बट गैस का तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। सिलेंडर में भरा है तो बस इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम इतना सही है। जबकि ये सिलेंडर को खोल दो, पूरे रूम में गैस ऑक्यूपाई हो जाएगी, मतलब पूरे रूम को घेर लेगी, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जितना रूम का वॉल्यूम है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता।
डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का आप प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कि देखो डेंसिटी होती है कि मैटर के जो पार्टिकल है ना वो कितने पास पास हैं, कितने पास पास हैं। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, तुझको एहसास है और मुझको एहसास है। समझ रहे हो डेंसिटी क्या होगी? जितने पास पास मैटर के पार्टिकल होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैटर के पार्टिकल, यहाँ पे मैटर के पार्टिकल एकदम बहुत पास पास है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब तो अपने आप बताओ मुझे, एल्यूमिनियम का ब्लॉक अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, एक आइस क्यूब दिखाया था, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? एल्यूमिनियम के ब्लॉक की, क्योंकि एल्यूमिनियम के ब्लॉक के पार्टिकल बहुत पास पास है ना, तभी तो उसका शेप इतना रिजिड है कि वो हाथ से नहीं टूटेगा। जबकि लिक्विड, जबकि दूसरा आइस क्यूब है तो उसका तो वो टूट जाएगा आराम से, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, कम होगी। इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सॉलिड की, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम चिपके चिपके रहते हैं, एकदम पास पास होते हैं। जबकि लिक्विड की मॉडरेट होती है, मॉडरेट डेंसिटी होती है, इसके पार्टिकल सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, मॉडरेट होती है। गैस की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है, एकदम मिनिमम, यानी कि वो दूर दूर होते हैं। गैस की जो डेंसिटी है जो एकदम कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब, यदि देखो अब तीनों में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई सॉलिड था, यहाँ पे कोई लिक्विड था, यहाँ पे कोई गैस थी। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इस माना कि आपने फिक्स वॉल्यूम ले लिया, इतना इतना ले लिया, इतना वॉल्यूम, यानी कि इसको 1 यूनिट वॉल्यूम मान लेता हूँ। 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना मास सॉलिड ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जितना लिक्विड ऑक्यूपाई करेगा, और जितना लिक्विड ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जितना गैस ऑक्यूपाई करेगी। अब इसको वापस समझाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि ये तुमने सॉलिड ले लिया और सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम ले लिया इतना यूनिट, माना कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया। अब इसका भी, लिक्विड का भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया और गैस का भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो सॉलिड का मास होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही यदि लिक्विड को देखोगे तो लिक्विड का किससे ज़्यादा होगा? गैस से, बट किससे कम होगा? सॉलिड से। यानी कि क्योंकि इसमें मैटर के पार्टिकल दूर दूर है ना, यदि मैटर के पार्टिकल दूर दूर हो गए तो उस वॉल्यूम में कम पार्टिकल आ पाएंगे, और यदि कम पार्टिकल आ पाएंगे तो इसका मास हो जाएगा कम, लिक्विड का एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। अब देखते हैं टाइप। टाइप होता है सॉलिड का रिजिड। अब आपको इनको रिजिड मतलब इनकी शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरे में क्यूबिकल शेप थी तो क्यूबिकल शेप को आसानी से चेंज नहीं करोगे। यदि चेंज करने की कोशिश करोगे तो हाथ में आ जाएगा फ्रैक्चर, तो आपको बनवाना पड़ जाएगा प्लास्टर। और लिक्विड का जो होता है, लिक्विड का जो टाइप होता है वो क्या होता है? फ्लूइड। तो फ्लूइड होता क्या है वैसे? बताओ था। फ्लूइड की डेफिनेशन तो नाम से समझ में आ रही है ना। फ्लूइड मतलब वॉट एवर, बताओ वॉट एवर ना, वॉट एवर नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग, नो नो नो, एनीथिंग भी नहीं। अरे ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड जो फ्लो हो सकता है, तो लिक्विड भी फ्लो हो सकता है और गैस भी फ्लो हो सकती है, दोनों का टाइप हो गया फ्लूइड, यानी कि फ्लो कर सकते हैं। रिजिड है ये, और सॉलिड तो रिजिड है बच्चों, ये फ्लो नहीं कर पाएगा, इसको आप शेप भी चेंज नहीं कर पाओगे इसकी। आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, यानी कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है कि नहीं, तो सॉलिड रिजिड है ना, तो रिजिड है तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको कंप्रेस करना बहुत टफ है बच्चों। कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो हाथ टूट जाएगा। जबकि फ्लूइड, जबकि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है बट बहुत कम होती है। यदि इतना पानी भर दिया तुमने और ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो इसमें, इसको पानी को किसी से ढक दिया और ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, तो अब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि ये वॉल्यूम चेंज हो जाए, कम हो जाए, नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसीलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेगलिजिबल होती है। जबकि गैस आपने एक जगह भर दी सिलेंडर में और आपको इसने नहीं, इसको आपने प्रेस किया तो ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी खासी होती है। क्योंकि इनके अच्छा, अब बताओ इनका रीज़न क्या होगा? क्योंकि देखो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है, तो आप उनको कंप्रेस करके क्या कर लोगे? उनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो कैसे कंप्रेस हो पाएंगे? जबकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तो आप कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और ये कंप्रेस हो जाएगा। और गैस के पार्टिकल के बीच में तो स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और कंप्रेस आसानी से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। स्पेस की बात करते हैं, मैंने बता दिया इनके बीच में स्पेस होता है मिनिमम सॉलिड के, इसमें मॉडरेट होगा, इसमें मैक्सिमम होगा, इनके बीच में स्पेस मैक्सिमम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, क्योंकि पार्टिकल सॉलिड में एकदम पास पास हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। जबकि लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मॉडरेट है। जबकि गैस में एकदम मिनिमम है, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, इस रबर बैंड इज सॉलिड और नॉट बिकॉज इट चेंजेज इट्स शेप। रबर बैंड जो होता है ना, रबर बैंड
वो क्या करता है, अपनी शेप चेंज कर देता है। आप उसको खींचोगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा, उसके बाद में अपनी वापस शेप में आ जाता है। तो बताओ वो सॉलिड है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि बच्चों बिल्कुल सॉलिड है। इसका आंसर है कि हाँ बिल्कुल सॉलिड है वो। तो इसका रीज़न क्या है क्यों सॉलिड है? क्योंकि आप उसको खींच रहे हो तो ठीक है वो चेंज हो रही है उसकी शेप, बट उसको जैसे ही छोड़ोगे तो वापस ओरिजिनल शेप में भी तो आ रहा है वो। ऐसा तो नहीं है कि शेप चेंज हो गई तो परमानेंटली हो गई, नहीं ना, वापस अपनी शेप में आ रहा है वो, तो यानी कि सॉलिड। स्पंज कैन बी कंप्रेस, इज इट सॉलिड और नॉट? स्पंज को कंप्रेस किया जा सकता है, क्या सॉलिड है कि नहीं है? बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। तो कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अपन ने अभी देखा था ना कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बट ये कंप्रेस हो रहा है। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पर, स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज में जो स्पेस होता है उनकी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, और उसमें भरी रहती है एयर। और एयर भरी होने की वजह से जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो एयर चली जाती है बाहर। जैसे एयर बाहर गई अब वो सॉलिड एकदम सॉलिड है। अब उसको अब जैसे एयर पूरी बाहर निकल गई अब उसको कंप्रेस करना नहीं, टफ हो जाएगा, बहुत टफ, यानी कि वो सॉलिड है। बट कंप्रेस क्यों हो जाता है, उसमें अंदर एयर भरी हुई है, इस वजह से जैसे कंप्रेस करते हो तो एयर बाहर आ जाती है, इसलिए वो कंप्रेस हो सकता है। शुगर और साल्ट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इज इट सॉलिड? या शुगर या सॉल्ट जो होते हैं ना, तो जिस बर्तन में आप भरते हो उसी जैसी शेप उसकी हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब सॉलिड नहीं है कि शुगर और सॉल्ट? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल ये सॉलिड ही है। देखो जो शुगर का एक पार्टिकल है और जो सॉल्ट का एक पार्टिकल है, जैसे ऐसा पार्टिकल है सॉल्ट का ऐसा पार्टिकल है और इसका ऐसा पार्टिकल है क्यूबिकल। तो ऐसा नहीं हो रहा ना बच्चों, ऐसा नहीं हो रहा ना कि इनका पार्टिकल का शेप चेंज हो रहा है। यदि आपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो पार्टिकल का शेप थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो ये पूरा जाके चेंज हो रहा है ना। पूरा मैटर जो भी शुगर है या सॉल्ट है उसका एक पार्टिकल्स का शेप तो सेम ही है, जैसा इस कंटेनर में वैसा ही उसका शेप दूसरे कंटेनर में। इसका मतलब शेप चेंज नहीं हो रहा कंटेनर टू कंटेनर जाने पे। इससे ये क्या बता सकते हैं अपन कि शुगर और सॉल्ट का शेप चेंज नहीं होता, इसलिए वो क्या है, सॉलिड ही है। गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस भी कंटेनर में भरे हुए हैं वो आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे और कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे। इन टकराने की वजह से गैस क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, किस पर, सिलेंडर की वॉल पर। क्या एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, सिलेंडर की वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। ये प्रॉपर्टी होती है गैस की। तो गैस जिस भी सिलेंडर में भरी हुई है वो उसमें प्रेशर लगाती है। क्यों लगाती है मैंने आपको बता ही दिया। प्लाज्मा, ओहो प्लाज्मा, ये कोई प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्लाज्मा क्या है, एक स्टेट है मैटर की। सॉलिड लिक्विड गैस थी ना, ऐसे ही एक स्टेट है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का। किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का और आयन का। और इसको मैटर की फोर्थ स्टेट माना जाता है। और ये नेचुरली कहाँ पे मिलता है, स्टार्स में। स्टार्स जैसे आप स्टार हो ना, अननोन एंड साइंस में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट क्या है, स्टार्स है ना, स्टार्स। तो ये भी स्टार प्लाज्मा कहाँ पे मिलता है, स्टार्स में। इनसाइड द स्टार टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई। टेम्परेचर कितना होता है, कितना नहीं, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है स्टार्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर मिलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर मिल जाता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन आयन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ओहो प्लाज्मा, प्लाज्मा बोलते हैं इसको। तो प्लाज्मा कहाँ पे भी बना सकते हैं अपन, अर्थ पे भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि एक गैस को लो प्रेशर पे एक गैस को पास कराओ, और लो प्रेशर पे एक गैस का रखो, और वहाँ उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। क्या पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराओगे उस लो प्रेशर की गैस में, तो वो वहाँ पे भी आयन प्लस इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर मिल जाएगा, और आयन और इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका नाम है BEC। ठीक है, तो 1920 में क्या हुआ था, एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी थी बच्चों। क्या हुआ था, इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कैलकुलेशन की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। क्या करी, कैलकुलेशन करी, इसीलिए इनका नाम सबसे पहले आया क्या, बोस। इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, इसका नाम सबसे पहले आया। इस पार्टिकल का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। इन्हीं के नहीं, और भी दो साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट है, बट इनका नाम पहले आ रहा है, बोस आ रहा है ना सबसे पहले। तो देखो इनकी कैलकुलेशन के बेस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, एक 5वीं स्टेट ऑफ मैटर प्रिडिक्ट करी। इन्होंने क्या करी, प्रिडिक्ट करी, ऐसा बताया कि हाँ 5वीं स्टेट ऑफ मैटर होती है। सत्येंद्र नाथ बोस ने तो क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन करी। फिर आइंस्टीन ने क्या किया, प्रिडिक्ट करी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जो अचीव करी थी ना, 3 साइंटिस्ट ने करी थी। इनका नाम था कॉर्नेल, कैटले एंड वीमन, USA ये थे। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी थी जिसकी क्या थी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी थी, और इसको कूल किया सुपर लो टेम्परेचर तक। सुपर लो टेम्परेचर तक इन्होंने गैस को कूल किया तो इनको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनी मिली, जिसका नाम था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रख दिया था। समझ रहे हो? तो सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस जी ने तो कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन को देख के आइंस्टीन जी ने बोला कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर फाइनली किसने अचीव करी, 3 साइंटिस्ट ने, जिसका नाम आपके सामने है। इन्होंने क्या किया, एक गैस को कूल किया, कैसे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, ठीक है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर इनको कूल किया, और कैसी गैस थी वो, जिसकी डेंसिटी बहुत ही एक्सट्रीमली लो थी। समझ रहे हो? अब देखते हैं टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो डिग्री सेंटीग्रेड जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट जिसको एफ से रिप्रेजेंट, या फिर केल्विन, इन तीनों में से कुछ भी यूनिट हो सकती है। ऐसा यूनिट क्या होती है जबकि केल्विन होती है। तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, देखो इसके लिए क्या करना है आपको, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, बस ये करना है आपको। यदि आपको कहीं पे दे रखा हो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, तो आप उसमें 273 ऐड कर दो तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो जो मैटर की जो स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, इनको आपस में एक से एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना हो तो क्या करना है, तो इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हो, या फिर प्रेशर चेंज करके। समझ रहे हो? एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना हो तो देखते हैं। सॉलिड है, सॉलिड क्या है, आइस है आपके पास, क्या है, आइस, आइस है, सॉलिड फॉर्म में आइस। अब आपको लिक्विड में चेंज करना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं फ्यूजन। अभी इसकी डेफिनेशन पूरी पढ़ेंगे। इसका उल्टा हो, लिक्विड यदि सॉलिड में चेंज होगा तो इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, यानी कि आपने पानी लिया और उसको फ्रिज में रख दिया, सुबह तक क्या बन गया, आइस क्यूब बन गई, आइस क्यूब बन गई ना, और उसी आइस क्यूब बन गई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब आपने किया, लिक्विड लिया, पानी लिया और उसको गर्म किया, और गर्म करते करते इतना गर्म कर दिया कि वो वेपर में यानी कि स्टीम में चेंज हो गई। इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन, वेपर में चेंज हो गई, वेपराइजेशन। इसका उल्टा करें, गैस ले ली यानी कि स्टीम लिया आपने, स्टीम ली नहीं, स्टीम बन गई, पर आपने क्या किया कि जहाँ जिस कंटेनर में पानी गर्म हो रहा था ना, और आपने इसको ढक दिया, इस प्लेट से ढक दिया, तो यहाँ से स्टीम बनी। अब स्टीम इस ठंडी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गई। यहाँ पे जैसे डिपॉजिट हो गई तो वापस जो स्टीम है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यदि आप गर्म पानी करना, एक काम करना, आप गर्म पानी करो उसमें एक किसी भी बर्तन में, और उसको प्लेट से ढक दो, तो आप देखोगे प्लेट के नीचे ऐसे वाटर की बूंदें आ जाती हैं। तो बूंदें कहाँ से आती हैं, बूंदें यहाँ से आती, जो स्टीम यहाँ से गई वो ठंडी सरफेस को देख के वापस क्या हो गई, स्टीम चेंज हो गई किस में, लिक्विड में, वाटर में, या वाटर में चेंज हो गई, और वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, वो स्टीम से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब सॉलिड को गैस में चेंज होने को, यदि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यदि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यदि गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए इसको बोलते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। डिपोजिशन किसको बोलते हैं, गैस चेंज हो जाए डायरेक्टली सॉलिड में। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड गैस में कब चेंज होता है डायरेक्ट। जैसे कैंपर है ना, कपूर, कपूर क्या होता है, बताओ। जो पूजा में यूज़ करते हैं ना, कपूर पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए जो कपूर यूज़ होता है, तो आपने देखा होगा कपूर ऐसे टिकिया की फॉर्म में आता है, ऐसी टिकिया की फॉर्म में आता है। आप इसको डायरेक्टली आप जलाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको लिक्विड दिखेगा, वो डायरेक्टली किसमें, गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। कौन सा मिशन, सब्लिमेशन। आयोडीन भी ऐसा ही करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, इन सब क्या करते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये डायरेक्टली सॉलिड से जाते हैं किसमें, गैस में। नेफ्थलीन की बॉल्स, ये क्या करते हैं, इनका यूज़ किया है, जो सर्दियों में कपड़े वगैरह होते हैं ना, कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन की बॉल रखी जाती है। तो नेफ्थलीन की बॉल यदि आप रख दोगे ना कपड़ों के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, नेफ्थलीन की बॉल आप देखोगे वापस उन कपड़ों को निकालोगे ना 3-4 महीने बाद। जैसे आपने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए अंदर, सर्दियाँ खत्म हो गई और सर्दियों के कपड़े धो के एकदम सुखा के, और नेफ्थलीन की बॉल उसके अंदर रखी और कपड़े रख दिए, 3-4 महीने बाद देखोगे नेफ्थलीन की बॉल वहाँ से गायब हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेफ्थलीन डायरेक्टली किससे चेंज होता है, सॉलिड से किस में चेंज होता है, डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, नो लिक्विड में चेंज होता है, तो कपड़े गीले हो जाते हैं आपके। अच्छा, हीट करने पे ऐसा क्या होता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। जैसे आपने
आइस ली और इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये लिक्विड यानी कि पानी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये बॉन्ड है ना, इसके आइस क्यूब के अंदर जो बॉन्ड थे ना, जो एक दूसरे के, मैंने बताया था ना कि कोई मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने की वजह से इनके अंदर बॉन्डिंग थी और ये आपस में किसकी फॉर्म में था? सॉलिड की फॉर्म में था। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैटर के पार्टिकल एक से दूर दूर चले गए, दूर दूर जाने की वजह से ये सॉलिड जो है वो चेंज हो गया किसमें? लिक्विड में। अब आपने एक तो चीज़ ये हो गई, बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुए। दूसरा, मोशन इंक्रीज हुआ। पहले ये एकदम पास में थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मोशन बढ़ गया, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इसीलिए पार्टिकल एक से दूर दूर चले गए। और मोशन इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, क्योंकि मोशन यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है ना, तो यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। समझ गए? बॉन्ड ब्रेक हुए और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, क्योंकि उसका मोशन इंक्रीज हो गया पार्टिकल्स का, और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? बताओ रे प्यारे बच्चों। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या बोल दिया आपने सर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, वो कितना होता है? 1 atm, 1 atm होता है। 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पे जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, यानी कि आपकी आइस चेंज हो गई वाटर में, सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में। इसी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को जहाँ पे होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जिस पॉइंट पे होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट या बोलते हैं। समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आइस क्यूब के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड आइस चेंज हो जाती है वाटर में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? जो लिक्विड है ना वो चेंज होता है लिक्विड गैस में। लिक्विड समझ रहे हो ना आप? लिक्विड यानी कि लिक्विड समझ रहे हो ना आप? लिक्विड यानी कि वाटर। वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, लिक्विड चेंज हो जाएगा स्टीम में। इसी कन्वर्जन को बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, BP, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। लेटेंट हीट या हिडन हीट ये क्या होती है? लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। तो लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? लेटेंट हीट को दूसरा नाम क्या देते हैं? हिडन हीट। छुपी हुई हीट है ये, छुपी हुई हीट। देखो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप पानी लो, इसको गर्म करते जाओ, मानो कि पानी रूम टेम्परेचर पे होगा, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया, चलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, फिर इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया, इसमें भी वाटर, ऐसे करते करते आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप हीट देते जा रहे हो पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हीट देते जा रहे हो पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ उस पॉइंट पर? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया बच्चों इसको कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज ही नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे एक घटना घटी। क्या? अब देखो, अब आप जो हीट दे रहे हो ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही, तो क्या काम आ रही है सर? वो काम आ रही है इसकी फेज चेंज करने में। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जो वाटर है यानी कि लिक्विड है वो स्टीम में यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्जन होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हीट के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप हीट देते जा रहे हो पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो वो हीट को क्या बोल सकते हैं? एक तरह से हिडन हीट, छुपी हुई हीट है ना, वो छिपी हुई हीट है ना। वो कैसी हीट है? हिडन हीट है। कैसी हीट है? हिडन हीट है। हिडन हीट है, इसी वजह से तो क्या हो रहा है कि वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, वो क्या कर रही है? इनके पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमज़ोर कर रही है, यानी कि कम कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, और गैप बढ़ जाएगा तो लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। समझ रहे हो? तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब बाई पार्टिकल ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। ये तो जस्ट एग्जाम्पल लेके बताया है, ये डेफिनेशन नहीं है। लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होगी? लेटेंट हीट की डेफिनेशन अभी देखते हैं अपन। लेटेंट हीट मैंने बता दिया, एक्सप्लेन तो कर दिया ना क्या हो रहा है। अब देखो, लेटेंट हीट में दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है?
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 kg ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूज़न? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो समझ गए क्या आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? 1 kg किसी भी सॉलिड को, 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और प्रेशर कितना रहना चाहिए? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। अच्छा, ये कन्वर्जन कब होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे तो क्या होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और फ्यूजन क्या होता है? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। समझ गए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गई ना आपको? कोई कन्फ्यूजन? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच विल हैव मोर एनर्जी, क्वेश्चन है ये। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पार्टिकल मोर एनर्जी रखते हैं आइस पार्टिकल? तो बताओ, इसका आंसर सीधा सीधा है, वाटर पार्टिकल मोर एनर्जी रखते हैं। ऐसा क्यों? कि देखो, आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। क्या है? वाटर। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ी होगी, जिसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होती है? 1 kg आइस को, 1 kg आइस को नहीं, 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये प्रोसेस कब होना चाहिए? 1 atm प्रोसेस प्रेशर पे, और साथ साथ में प्रेशर 1 atm हो गया, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? प्रेशर के अलावा होना चाहिए जो पॉइंट है ना, वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे तो समझ गए आप, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस के कंपेरिजन। भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम है, पर एनर्जी वाटर के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद ही तो ये आइस कन्वर्ट हुई होगी वाटर में। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी रखेंगे या स्टीम ज़्यादा एनर्जी रखेगी? तो इसका आंसर है स्टीम, क्योंकि वाटर पार्टिकल को कुछ एनर्जी देने के बाद ही तो स्टीम में कन्वर्ट हुए होंगे, इसीलिए स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन है, गैस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर और लोअरिंग टेम्परेचर। देखो, अब होता क्या है? जैसे ये गैस है, अब गैस को यदि आप प्रेशर अप्लाई कराओगे तो इसके पार्टिकल आ जाएंगे पास, और पास आ गए तो इसका मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। LPG सिलेंडर होते हैं ना, LPG सिलेंडर, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो क्या थी? पहले तो गैस थी, पर उसमें प्रेशर अप्लाई कर करके प्रेशर अप्लाई किया, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स आ गए पास, और गैस कन्वर्ट हो गई किसमें? लिक्विड में। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, तो भी उसके पार्टिकल पास आएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे इमेजिन करो क्या होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ता जाता है, और गैप बढ़ेगा जैसे जैसे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड, यानी कि लिक्विड चेंज हो जाएगा किसमें? गैस में। लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। समझ रहे हो? यदि इसका उल्टा किया जाए, टेम्परेचर किया जाए कम, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे तो किस में हो जाएगा? सॉलिड में। जैसे आपने देखा भी है, वाटर को टेम्परेचर कम करके तो आइस में बनाया जाता है, आइस में कन्वर्ट किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। इसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों? जैसे आप इसको प्रेशर कम करोगे तो ये सॉलिड है ना, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राई आइस किस में हो जाती है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। वेपोराइजेशन तो आपने देख लिया था, अभी क्या था वो वेपोराइजेशन? जब लिक्विड चेंज हो रहा था गैस में। बट एक चीज़ और होती है, एवोपरेशन। वेपोराइजेशन कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। जबकि इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इवोपरेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से, यदि देखो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो इसको तो बोलते हैं वेपोराइजेशन। बट बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे यदि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। ऐसा होता है कि हाँ, बिल्कुल होता है, अपने आसपास होता ही रहता है। जैसे कि कपड़े सूखते हैं ना, ऊपर छत पे आप कपड़े सुखाने जाते हो,
छत पे कपड़े सुखाने गए हो बच्चों कभी, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होता, तब भी कपड़े सूख ही जाते हैं। ऐसा क्या होता है वहाँ पे होता है एवोपरेशन, यानी कि वहाँ पे भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बच्चों। यानी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कब, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एवोपरेशन। ऐसा क्यों होता है, देखो है ऐसा होता है इसलिए है बच्चों, देखो ये एवोपरेशन जो है ना, देखो अरे कहाँ पे देखो एवोपरेशन जो है सरफेस फिनोमेना, यानी कि सरफेस पे होता है। ऐसे ये पानी भरा हुआ है, इस सरफेस तक पानी भरा हुआ है, इस सरफेस तक, ये ऊपरी सरफेस है सबसे ऊपर की। अब देखो क्या होता है एवोपरेशन, जैसे ये यहाँ पे जो पार्टिकल है ना एकदम बीच में, उसको चारों तरफ से पार्टिकल घेरे हुए हैं, चारों तरफ से पार्टिकलों ने घेर रखा है, इनका मतलब चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। अब जो सरफेस पे जो पार्टिकल है ना, उनको ये नीचे तो सब पार्टिकलों ने घेर रखा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के उसको पकड़ रखा है, बट जो ऊपर से वो एकदम फ्री है, ऊपर से फ्री है, मतलब उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वहाँ से इवोपरेट हो सकता है, इवोपरेट हो सकता है। तो होता क्या है कि जैसे इसको एनर्जी मिली, यानी कि टेम्परेचर कुछ तो रहता ही है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, यानी कि अपने आसपास कुछ तो, जैसे टेम्परेचर नॉर्मली मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, गर्मियों में हो जाता है 40-42 के लगभग, तो जैसे ही 42 को एनर्जी मिली तो सरफेस का पार्टिकल यहाँ से उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। देखो यदि बीच से इसको इवोपरेट करना हो, यानी कि तो करना टफ है, तो करना टफ नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको तो टेम्परेचर देना पड़ेगा अंदर, क्योंकि इसके पास तो चारों तरफ पार्टिकल हैं, इसलिए पूरी तरफ से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ है, बट ऊपर वाला पार्टिकल एक तरफ से फ्री है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ से इवोपरेट हो सकता है। तो इवोपरेशन में यही होता है कि ऊपर जो एकदम ऊपरी सरफेस है ना, वहाँ से पार्टिकल इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इवोपरेशन कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना, यानी कि लेयर बाय लेयर होगा, पहले ऊपर वाली लेयर गायब होगी, यहाँ से इवोपरेट हो गए, फिर नेक्स्ट ऐसे करके इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्या क्या फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से इवोपरेशन की रेट कम या ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल दो फटाफट दो, अरे बोलना बच्चे। इवोपरेशन का एग्जाम्पल ये हुआ बच्चों कि आप कपड़े सुखाने जाते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कपड़े लेके गए और बाल्टी में से डायरेक्ट निकाल के वैसे के वैसे ही डाल दिए, नहीं ना, उनको फैला के डालते हो ना। फैला के डालने का मतलब क्या, आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, और सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो पहले ऐसे करके कपड़े पड़े हुए थे ऐसे, अब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया इतना, तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा आप यहाँ से पार्टिकल ईजिली इवोपरेट हो पाएंगे, क्योंकि उनको मोर सरफेस एरिया मिल गया ना इवोपरेट होने के लिए, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि गर्मी पड़ रही है ज़्यादा तो इवोपरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी, इसीलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दी। विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, कि विंड क्या करेगी, अपने साथ पार्टिकल यानी कि वाटर के पार्टिकल ले जाएगी, तो जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ता जाता है। और ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी समझते हो ना, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर के अंदर वाटर की अमाउंट, एयर के अंदर वाटर की अमाउंट, तो एयर के अंदर यदि वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो इवोपरेशन रेट कम होगी, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों होगा, जैसे ये कपड़ा सूख रहा है, आपका छत पे कपड़ा सूख रहा है, ये रहा, ये छत पे कपड़ा सूख रहा है, अब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, एयर में ह्यूमिडिटी की अमाउंट ज़्यादा है, एयर में ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के पास ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ से इवोपरेशन यानी कि पानी यहाँ से निकलना है, इस इवोपरेशन का मतलब क्या हुआ, इस कपड़े को सूखना है ना, तो यहाँ से पानी को इवोपरेट होना है, बट एयर के पास ऑलरेडी वाटर है, तो ये वाले पार्टिकल यानी कि ये जो वाटर पार्टिकल इवोपरेट होना चाह रहे हैं वो इवोपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एयर इनको लेके जाएगी ना अपने साथ उसके पास ऑलरेडी वाटर है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रहे बच्चे, इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। आपने देखा है मटका लगाना, झटका देखा है मटका, बताओ नहीं देखा, नहीं सर हम तो फ्रीज वाले बच्चे हैं, फ्रीज जनरेशन है सर हम तो। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेना, मटका बहुत अच्छा रहता है पानी ठंडा करने के लिए। इसमें क्या होता है, मटका में आप पानी डालो तो इसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद से पानी आता है बाहर, और पानी होता है इवोपरेट। तो देखो पानी को इवोपरेट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि भले ये सरफेस फिनोमेना है, पर इसको इवोपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ
एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हीट एनर्जी इनको इवेपोरेट होने के लिए कहाँ से मिलती है, आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है। तो जो इस मटके के अंदर क्या हो रहा होता है, पानी। बच्चों आपको उड़ा रही है आपकी नानी। तो जैसे यहाँ पे अंदर क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। अब इनको इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे, आसपास के एनवायरनमेंट से, और इसके आसपास के एनवायरनमेंट में है क्या, पानी भरा हुआ है, तो पानी से ये हीट एनर्जी ले लेंगे। तो यदि किसी चीज़ से हीट निकाल ली जाएगी तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, ठंडी। इसीलिए इसके अंदर का पानी हो जाता है ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठंडा क्यों हो जाता है, कूल कूल, क्योंकि यहाँ से रेट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से अंदर से हीट एनर्जी निकाल ली इवेपोरेशन की वजह से, और पानी हो गया ठंडा। एप्लीकेशन क्या है इवेपोरेशन की, क्या क्या एप्लीकेशन है देखो। कूलिंग ऑफ हैंड आफ्टर अप्लाइंग एसीटोन फॉर नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश लगाते हो क्या, नहीं, गलत क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों। गर्ल्स स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, बच्चियों आप नेल पॉलिश लगाती हो क्या, हाँ लगाते हैं सर। तो बच्चों आप क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड जैसा आता है, वो क्या होता है, लिक्विड जैसा एसीटोन होता है। अब वो एसीटोन क्या करता है, जैसे आपने नेल पॉलिश पे लगाया, अपने हाथ पे गिरा थोड़ा सा, तो वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों एसीटोन हो जाता है फटाफट, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये फटाफट इवोपरेट होता है। तो जैसे ये इवोपरेट हो जाएगा तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने हाथ से हीट एनर्जी लेके इवोपरेट होगा। तो हाथ से हीट एनर्जी ले ली तो हाथ कैसा हो जाएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब देखो दूसरा एग्जांपल है, रूफ गेट कूल आफ्टर स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ एट सनी डे। जैसे पूरे दिन गर्मी पड़ी है, पूरा एकदम गर्मी का दिन था, तो आप शाम को जाके पानी का छिड़काव कर देते हो ऊपर छत पे। पानी का छिड़काव करने की वजह से क्या होता है, पानी वहाँ से होता है इवोपरेट। यदि पानी इवोपरेट होगा तो पीछे से एनर्जी ले लेगा, यानी कि छत से एनर्जी ले लेगा, और छत से एनर्जी ले ली और इवोपरेट हो गया तो छत कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी। कूलिंग ऑफ टी फास्टर इन सॉसर रादर देन कप। ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या बता दिया आपने, देखो ये इसको बोलते हैं सॉसर और ये कप। तो कप में जनरली आपने देखा होगा जब लोग चाय पीते हैं तो यहाँ तो कटोरी नॉर्मली ले लेते हैं, यहाँ पर जो वीआईपी एकदम तरीके से चाय पी रहे तो ऐसा सॉसर होता है उनका उसके लिए। अब इसको चाय को इसमें सॉसर में डाल के पियोगे तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो चाय को सॉसर में डाल दो तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना आपने, और सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई, इस वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप आराम से पी पाओगे। वी फील गुड विथ कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों के दिनों में आप यदि कॉटन के कपड़े पहनते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, यानी कि थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं। पसीने को इन्होंने सोखा तो पसीना यहाँ से होगा फिर इवोपरेट, और पसीना इवोपरेट होगा तो इवोपरेट होने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से लेगा, वो अपने बॉडी से लेगा, और बॉडी से एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी। डेजर्ट कूलर बेटर वर्क ऑन हॉट ड्राई डेज। जो डेजर्ट कूलर जनरली अपन कूलर यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हॉट ड्राई डेज में, यानी कि गर्मी ज़्यादा है और ड्राई डेज का मतलब ह्यूमिडिटी कम है, मतलब जो एयर है उसके पास अमाउंट ऑफ वाटर कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर में ह्यूमिडिटी की अमाउंट कम है। हॉट डे का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई डे का मतलब ह्यूमिडिटी की अमाउंट कम है। अब ये दोनों चीज़ होने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। कूलर चल रहा है, उसके आसपास पानी चलता रहता है ना, पानी चलता है। अब ऐसा दिन है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर यदि गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ से रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि पानी इवेपोरेट ईजी हो जाएगा। दूसरा ड्राई डे यानी कि ह्यूमिडिटी भी कम है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। इन दोनों फैक्टर की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रही, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई तो अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई तो इनको हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इवेपोरेट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हीट एनर्जी कूलर के अंदर से खींच लेते हैं, कूलर के अंदर की एयर से, और कूलर के अंदर के एयर से एनर्जी खींची तो कूलर के अंदर की एयर हो गई ठंडी हो गई, तो अपने को ठंडा ठंडा महसूस होगा। कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्थपॉट, मटके के अंदर पानी का ठंडा होना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। वाटर वेपर इन एयर। अच्छा अभी मैं आपको ह्यूमिडिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है। आप मान नहीं रहे हो कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, आप कह रहे हो नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, आपको एक एग्जांपल देना पड़ा। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, ले लो फटाफट खरीद लो। नहीं सर मैं नहीं जा रहा खरीदने, मैं तो घर से फ्रिज की बोतल निकाल के ला रहा हूँ। तो ठीक है बच्चे, निकाल ला फ्रिज से बोतल निकाल ला। अब इसको बाहर ले जाके रख दें, बाहर ले जाके यानी कि कहीं भी टेबल पर रख दो। तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स डिपोजिट होना स्टार्ट हो गई। ये कहाँ से आई कहाँ से, पहले मैं भी ये सोचता था बचपन में कि ये पानी इस बोतल के अंदर से बाहर कैसे आ गया, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, जो एयर है ना, एयर के पास ऑलरेडी ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के पास ऑलरेडी वाटर रहता है, पर किस फॉर्म में रहता है, वेपर की फॉर्म में, इसलिए वो दिखता नहीं है। जैसे इसको कोल्ड सरफेस मिलेगी,
वाटर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कि एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो आप, पानी गर्म कर रहे हो तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है और आपने इसके ऊपर रख दी थी प्लेट, तो प्लेट कैसी थी, ठंडी सरफेस थी। तो इस ठंडी सरफेस पे जाके ये जो वाटर वेपर की फॉर्म था ना, ये डिपॉजिट हो गया, तो वाटर की जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में। समझ रहे हो। अब देखो एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जो एवापोरेशन होता है वो हर एक टेम्परेचर पे होता है, जबकि बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होगी, जो कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जबकि एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी होता रहता है। एवापोरेशन कैसा फिनोमेना है, सरफेस, मैंने अभी बताया था ना, ऊपर की सरफेस से पानी गायब होता जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच से गायब हो जाए। उसका रीजन भी मैंने बताया कि ऊपर वाले पार्टिकल एक तरह से फ्री हैं तो इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, यहाँ से हो जाएंगे गायब। जबकि ये कैसा है, बल्क फिनोमेना है, यानी कि ये पूरा अंदर से हो रहा है, यानी कि बीच से पानी गर्म हो रहा है। कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है, जबकि ये कूलिंग कॉज नहीं करता है, डज नॉट कॉज कूलिंग, ये कूलिंग कॉज नहीं करता है, जबकि एवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। तो ये बच्चों मेन स्लाइड है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर watching the lecture so seriously, so patiently. Now it's time to say goodbye. Thank you so much. Bye bye.